चलिए स्टूडेंट्स, होप यू आर fit and fine. Let's concentrate. Now we have to start our new chapter, that is molecular basis of inheritance. तो प्यारे बच्चों, शुरू करने वाले हैं हम molecular basis of inheritance. As we know that firstly we have to go through the name. We have to go through name. What is the name? Molecular basis of inheritance. तो चलिए देखते हैं inheritance. What is mean by inheritance? Yes, inheritance mean transformation of a characteristics from one generation to next generation called inheritance. What is inheritance? Transformation of a characteristics का ट्रांसफर हो जाना from one generation to the next one generation, from one generation to another generation, उसे बोला जाता है inheritance. Hope you clear. Now इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं who is responsible behind the transformation of these characteristics from one generation to next generation. कि कौन है जो प्रॉपर्टी को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज आए, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट थ्योरीज को बताया. सो चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट थ्योरी, दैट इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफ्थ अ ब्रिटिश साइंटिस्ट 1928. ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट है ब्रिटिश का जिसने 1928 में अपने एक्सपेरिमेंट को प्रपोज किया. उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया पे परफॉर्म किया. मीन ग्रिफ्थ परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया. नाउ व्हाट इज स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया? सो प्यारे बच्चों, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया इज द पैथोजन ऑफ निमोनिया. ओके, हमें मालूम है निमोनिया क्या है. निमोनिया इज अ डिसीज जो निमोनिया डिसीज काउज करता है. कॉजेटिव एजेंट निमोनिया को काउज करने वाला, बीमारी करने वाला जो होता है वो है निमोनिया, दैट इज स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया. नाउ इन स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया there is a two different strains are there. How many strains? Two strains are there, that is S strain and second one is R strain. First one is S strain and second one R strain. Now S strain mean what? S is stand for virulent. S is for virulent. Virulent mean what? Toxic. Virulent mean toxic. And the R strain, that is a rough strain. R rough and S is stand for smooth. R is non-virulent. R is non-virulent. S is the toxic, while R is non-toxic. As it is a non-virulent, it is non-toxic in nature. So ग्रिफ्थ ने अपने जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. सो ग्रिफ्थ मेक 4 सेट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. हाउ मेनी सेट? 4 सेट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. उसने अपने हर एक सेट में, हर एक एक्सपेरिमेंट में बताया कि हु इज देयर, क्या होता है जो प्रॉपर्टी इधर से उधर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती है. हु इज रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड द चेंजेस. ओके, तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूंगा, साइड में लिख लेंगे हम. ग्रिफ्थ मेक 4 सेट. हाउ मेनी सेट्स? 4 सेट्स. नाउ सेट 1. व्हाट इज सेट 1? इन सेट 1 ग्रिफ्थ टेक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया की क्या लिया? आर स्ट्रेन को लिया गया. आर स्ट्रेन, वी नो दैट आर इज नॉन वायरुलेंट, नॉन टॉक्सिक, नॉन हार्मफुल. ही इंजेक्टेड आर स्ट्रेन ऑन माइस.
Then after he observed the mice is survive. We know that जब किसी को जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो मर जाएगा, और जब उसे जहर का इंजेक्शन दिया ही ना जाएगा तो वो मरेगा थोड़ी, वो तो जिंदा रहेगा ऑब्वियसली। सिमिलरली यहां पर भी वैसे ही हुआ। गिरफ्त का फर्स्ट सेट बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन कीप रिमेंबर इंपॉर्टेंट भी है। आर स्ट्रेन को जब इंजेक्टेड किया गया माइस पर, जब ऑब्जर्व किया गया तो माइस के ब्लड के अंदर देयर इज नो निमोनियल पैथोजन। ओके, निमोनियल पैथोजन नहीं था, उस वजह से आर स्ट्रेन जिंदा रहा। आर बैक्टीरिया की वजह से जो चूहे पर देयर इज नो इफेक्ट, माइस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दे आर सर्वाइव। नाउ इन सेट सेकेंड, now what is set second? Grift take S strain. Grift take which one strain? S strain. Similarly repeat same all the process. Injected on mice. Yes. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इधर फोकस कीजिए, ओके ना। एंड ऑब्जर्व देयर आर द सो मेनी पैथोजेंस, there are so many pathogens present in the blood of the mice, as S, we know that S is the toxic, virulent, जहरीला है, टॉक्सिक है, S से डेथ होगी। सो जब गिरिफ्ट ने S स्ट्रेन को माइस पर इंजेक्ट किया, देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन में यह आया कि माइस इज डाइड। Why mice is died? Because due to pneumonia, mice is died. Now अब समझ में आ गया कि टॉक्सिक वाला जब हमने इंजेक्शन कराया तो माइस डाई हो जा रहा है, लेकिन अब ये भी क्लियर हो गया कि जो विदाउट टॉक्सिक वाला है उसको इंजेक्शन कराया तो माइस इज सर्वाइव। ये तो क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन टॉपिक और थर्ड वन सेट थर्ड। ओके, नाउ सेट थर्ड, गिरिफ्ट टेक एस, इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए इधर, हीट किल्ड स्ट्रेन। गिरिफ्ट टेक एस हीट किल्ड स्ट्रेन। नाउ एस लिया, एस वी नो दैट एस इज द टॉक्सिक, जहरीला है। हमने देखा हमारे सेट वन में, सेट सेकेंड में एस वाला इंजेक्शन कराने के बाद डाई हो जा रहा था, एज एस इज द टॉक्सिक, वायरुलेंट, टॉक्सिक है। नाउ गिरिफ्ट ने सेट थर्ड में एस हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया। एस हीट किल्ड मतलब एस को हीट किया, हीट की वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया बिकम डीनेचुर। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डीनेचुर हो जाएगा। देन आफ्टर ही इंजेक्टेड सेम, ही रिपीट सेम द प्रोसेस, इंजेक्टेड ऑन माइस। देन आफ्टर ऑब्जर्व सेम प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? यस, क्या होगा, गेस कीजिए। तो चलिए मैं ही आपको बता दूं क्या होगा। ऑब्वियसली एस टॉक्सिक था, बट ड्यू टू हीट बैक्टीरिया बिकम डीनेचुर। ये कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, कुछ करेगा क्या, नहीं करेगा। एस टॉक्सिक, यस हम मानते हैं कि एस टॉक्सिक था। यहां पर सेंटेंस में फोकस कीजिए कि वाज था, ओके ना। एस टॉक्सिक था, लेकिन हीट करने की वजह से अब क्या हो गया बेटा, वो अपनी टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया होगा, डीनेचर हो गया। देन आफ्टर वी ऑब्जर्व माइस इज सर्वाइव और लाइव, माइस इज सर्वाइव, ओके ना। सो क्लियर ये हो गया कि ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट एस डीनेचर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेट फोर्थ। सेट फोर्थ बेटा हमारे इस ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होता है। अगर से हम S4 को देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट विल बी हैपन, क्या होता है, क्यों होता है। सो फोकस कीजिए बेटा सेट 4 के ऊपर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गिरिफ्ट टेक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आर स्ट्रेन प्लस एस हीट किल्ड। ही टेक होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि सेम अमाउंट में लेता है वो, जितना एस हीट के लिया गया सेम अमाउंट में आर स्ट्रेन लिया गया, बट वी फॉरगॉट आर
are non-toxic bacteria. Similarly, S is a toxic bacteria, but R is the live bacteria. Live bacteria, okay ना? As we know that कि live bacteria ये जिंदा बैक्टीरिया है क्योंकि हमने इसको हीट ना किए. S ड्यू टू हीट होने की वजह से हीट इट बिकम डीनेचर. ये डीनेचर बैक्टीरिया है. इन दोनों को होमोजीनियस मिक्सचर लिया गया सेम अमाउंट में. देन आफ्टर सेम रिपीटेड that one process injected on mice. What is the result? Yes, we know that after injection the mice will be observed. जब ऑब्जर्व किया गया then we find, yes, guess what क्या होगा यहां पर. चलिए अगर हम देखते हैं यहां पर क्या होगा जब R लाइव बैक्टीरिया है, S डीनेचर बैक्टीरिया है, R नॉन टॉक्सिक है, S टॉक्सिक था बट ड्यू टू हीट किल्ड. S हीट किल की वजह से लाइव हो गया. मतलब कि S टॉक्सिक तो था लेकिन S को जब हमने हीट किल किया गया इट बिकम अ नॉन टॉक्सिक. ओके, वो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक बन गया. बट what is the difference between the S and R? Now both are the non-toxic, but R is the live bacteria, but S is not. R live bacteria है लेकिन S live bacteria नहीं है. चलिए आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा क्या. चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर क्या होगा. नाउ बैक्टीरिया डाइड. क्यों बैक्टीरिया डाइड क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? As we know that R is the live bacteria and S is the heat killed bacteria. So इसने R ने live bacteria को डाइजेस्ट कर लिया, ईट कर लिया, उसे खा लिया, उसे इंगल्फ कर दिया. जब हमने उसको ऑब्जर्व किया गया तो फोर्थ सेट में जो बैक्टीरिया के जो माइस का जो ब्लड था उस ब्लड में वी फाउंड सो मेनी S हीट किल्ड बैक्टीरिया. वहां पर यह समझ में आ गया कि R ट्रांसफर कर लेता है अपने अंदर S वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को. सो यहां पर इतनी बात तो समझ में आ गई कि ग्रिफ्ट ने ये एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूफ करके बता दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसने ये बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. Let's see in a short. S first set R strain non-toxic after injection survive. Okay. Set second S strain जो toxic है after observation injection it will be die as it is toxic. Set third में S hit kill लिया गया, observation किया गया injection के बाद, then it is live. Set 4 में homogeneous mixture लिया गया, S heat kill जो denature है एंड आर लाइव बैक्टीरिया. इंजेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व किया गया होने क्या चाहिए था, माइस सर्वाइव करना चाहिए था बट माइस यहाँ पे डाई हो गया, मर गया. व्हाई? बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम S टू R. कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होगी. सो ग्रिफ्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया. यस, इसे नोट कर लीजिए फास्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का. नेक्स्ट वन टॉपिक मैककार्टी, एवरी एटल एंड मैक्लोइड्स एक्सपेरिमेंट. अब होता क्या है, ग्रिफ्ट ने 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रपोज किया. लेकिन उसका कुछ एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट ने ये साबित नहीं किया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन, कि कौन है जो प्रॉपर्टी को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है. ये अभी क्लियर नहीं हुआ. तो ग्रिफ्ट के ठीक 10 सालों के बाद अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिनका नाम है मैककार्टी, एवरी एटल एंड मैक्लोइड्स, 1944 की बात है, इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. सबसे पहले सेल सपोज किया गया, एक सेल
then they suspended protein from a cell, lipid from cell, RNA and the DNA from the cell. क्या किया गया देखिए, इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए को सस्पेंड कर दिया गया, निकाल लिया गया सेल से बाहर निकालकर, एंड आल्सो मेक 4 सेट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. हाउ मेनी सेट? 4. देखिए 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार 4 एक्सपेरिमेंट, 4 सेट का रिपीट हो रहा है. इससे पहले भी ग्रिफ्ट ने भी 4 सेट बनाया था, यहाँ पर मैककार्टी ने भी 4 सेट बनाए थे. कौन कौन से देखिए. सबसे पहला जो सेट लिया गया, set 1. Okay, similarly look at here, I need your full concentration. Set second, similarly set third and set 4. ठीक है. यहां पर मैं अपने आसानी के लिए प्रोटीन के लिए P शॉर्ट में लिख रहे हैं, लिपिड L, RNA एज वेल द DNA फॉर D. आप लोगों को तो पूरा ही लिखना है वैसा. सो 4 सेट तैयार कर लिया गया. सेट 1 में बेटा प्रोटीन, लिपिड, RNA, DNA ट्रांसफर किया गया. इन सभी टेस्ट ट्यूब में सेम प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए लिया गया. देखिए यहां पर टेस्ट ट्यूब में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए शॉर्ट में लिखा गया, लेकिन आप लोग फोकस कीजिए. ओके चलिए. 4 सेट लिपिड, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए. नाउ इन सेट 1 देखिए, सेट 1 में ऐड कर लिया गया प्रोटीएज एंजाइम. कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज. ओके, सेट 1 में प्रोटीएज डाला गया. प्रोटीएज क्या है? प्रोटीएज इज एंजाइम विच डाइजेस्ट, किल, इंगल्फ, ईट टू द प्रोटीन. प्रोटीएज क्या करता है देखिए, डाइजेस्ट करता है या किल कर लेता है, डाइजेस्ट प्रोटीन. तो समझ में आ गया कि प्रोटीएज ने प्रोटीन को खा लिया. ओके ना. सो यहां पर सेट 1 में हमने प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए लिया गया था, जहां पर प्रोटीएज एंजाइम को डाला गया. एज आ रहा है सिमिलरली. ओके ना. प्रोटीएज को डाला गया. सो प्रोटीएज ने प्रोटीन को डिनेचर कर दिया होगा, किल कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा. अभी तक तो था, लेकिन अब वहां पर प्रोटीन नहीं है. देन आफ्टर इसे हमने ट्रांसफर किया गया. इसे हमने क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया. आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वी ऑब्जर्व देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन इज डन. ट्रांसफॉर्मेशन इज डन. इंपॉर्टेंट है बेटा. ट्रांसफॉर्मेशन इज डन. यहां पर क्या हुआ? प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए था. प्रोटीन को, प्रोटीएज एंजाइम को ऐड कर दिया गया. प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, मतलब अब प्रोटीन नहीं है. तो देखिए यहां पर ये वाला सारा प्रोसेस रिपीट किया गया. ऑब्जर्वेशन में यह आया कि ट्रांसफॉर्मेशन इज डन. यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. इसका मतलब क्या? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मीनिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? समझ में यह आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मतलब कि प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई. प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है. अगर से प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता था तो क्या होता था? यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं होती थी. यहाँ पर हम मालूम कर रहे हैं कि हु इज द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट. ग्रिफ्ट ने बता दिया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन करता है जो ट्रांसफॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कौन ट्रांसफर करता है. लेकिन यहां पर देखा गया हमने कि प्रोटीन ना है, प्रोटीन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है. इसका मतलब तो क्लियर साफ है भाई. क्या? कि प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं करता है, कि प्रोटीन इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट. क्या प्रोटीन किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है.
चलिए अब अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, सेट सेकंड के ऊपर। सिमिलरली जैसे कि सेट 1 में हमने जो इंग्रेडिएंट को यूज किया गया था, सेट सेकंड में भी वही इंग्रेडिएंट है, दैट इज अ प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए। अब यहाँ पर प्रोटीन है, अब हमें तो मालूम होगा कि प्रोटीन का रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ओके, अब यहाँ पर सेट सेकंड में डाला गया है बेटा, ऐड करें हमने लाइपेज एंजाइम। विच वन एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। जैसे यहाँ पे प्रोटीएज को डाला गया था, ऐड किया गया था, यहाँ पर लाइपेज को ऐड किया गया। व्हाट इज लाइपेज? लाइपेज क्या करता है बेटा? डाइजेस्ट लिपिड। मतलब कि लाइपेज एंजाइम ये लिपिड का डाइजेशन कर देता है, खत्म कर देता है, लिपिड को खत्म कर देगा। अभी तक तो लाइपिड था, लेकिन यहाँ पर लाइपेज ने क्या किया? लिपिड को डीनेचर कर दिया होगा, खा लिया होगा, किल कर दिया होगा। देयर आफ्टर सेम विद ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर किया गया, बट द ट्रांसफॉर्मेशन इज डन। ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर भी डन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर भी डन हो रहा है। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए कि जैसा कि सेट 1 में प्रोटीन नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, मतलब ये क्लियर हो गया कि प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। क्या प्रोटीन भाई ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है क्या? नहीं है। तो सिमिलरली लिपिड यहां पर नहीं है, बट प्रोटीन लिपिड ना होने के बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब ये समझ में आ गया, हमने तो यही माना ना, क्या समझ में आया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है जब लिपिड है भी नहीं, मतलब कि लिपिड इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। लिपिड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है क्या? नहीं है। तो चलिए हमारे जो सेट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली सेम इंग्रेडिएंट हो गए यहां पर भी, ओके ना। आप लोग बीच में वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया कीजिए, जिससे आप लोगों को इजी होगा। ओके, कर लिया? चलिए, बहुत खूब बेटा। यहां पर सेट थर्ड में वी ऐड आरएनएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनएज एंजाइम को हमने ऐड कर लिया गया। अब आरएनएज क्या करता है? वही काम। तो आरएनए अब हमारे समझ में आ गया कि ये डाइजेस्ट करता है किसको? यस यस, वेरी गुड। आरएनए क्या करेगा? ये आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, आरएनए को खत्म कर देगा। मतलब कि हमने यहाँ पे आरएनएज एंजाइम डाला गया। आरएनएज एंजाइम का फंक्शन क्या है? देखिए, कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम एंड प्रोटेज एंजाइम, हमें मालूम होना चाहिए। सो आरएनए ऐड करने के बाद देयर इज आरएनए इज डाइजेस्टेड, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, आरएनए खत्म हो गया। नाउ वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्वेशन किया तो फाउंड हुआ, क्या फाउंड हुआ होगा? यस यस, चलिए कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूं बेटा मैं आप लोगों का। ओके चलिए, वेरी गुड। आरएनए एंजाइम नहीं है, लेकिन वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑकर, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब क्लियर हो गया। अब क्लियर क्या हो गया कि सेट थर्ड में आरएनए नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन इट क्लियरली इंडिकेट बेटा, ये हमारे पास देखिए समझने वाले के लिए बहुत खूब है कि आरएनए नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी फिर भी ट्रांसफर हो रही है। दैट मीन आरएनए इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। कि आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है क्या? नहीं है। ओके ना। सिमिलरली यहां पर होगा क्या? बचा कौन है लास्ट में? डीएनए। बट वी कांट से कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग करता है या नहीं करता है, क्योंकि हम विदाउट कंक्लूजन के आगे बढ़ने वाले तो नहीं है। ओके ना। सो अब देखेंगे सेट 4 की तरफ बढ़ेंगे। नाउ इन सेट 4 वी ऐड यस डीएनएज एंजाइम। हमने किसको ऐड किया? डीएनएज एंजाइम को ऐड किया, जो क्या काम करता है? डाइजेस्ट करता है। देखिए हर एक का काम खाना ही है, डाइजेस्ट ही करना है। डाइजेस्ट किसको? डीएनए। क्या कर रहा है ये? डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। मतलब कि यहां पर डीएनए अभी तक तो था, लेकिन डीएनएज एंजाइम ने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया गया। उसके बाद वी फाउंड रिजल्ट, हमने रिजल्ट फाउंड करे। यस, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से रिजल्ट पता है, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि रिजल्ट क्या है। ओके ना। यहां पर सेट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई नीड फुल कंसंट्रेशन। ओके, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए सेम कंटेंट है। देन आफ्टर हियर वी ऐड डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम को ऐड कर लिया गया। डीएनएज एंजाइम क्या करता है? डीएनएज डाइजेस्ट करता है किसको? डीएनए को। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में ये आया, क्या आया होगा? चलिए मैं ही आप लोगों को बताता हूं। यस आई नो,
यू पीपल आर वेरी क्यूरियस, ओके ना। चलिए मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ, आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा। क्या है यहाँ पर, डीएनए नहीं है, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन हुई क्या, नहीं हुई। अब इन 4 सेट के जरिए से ये तो बात एक्सप्लेन हो गई क्या, कि डीएनए है तो ट्रांसफॉर्मेशन है, डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। नाउ वी गेट द पॉइंट, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ अ एक्सपेरिमेंट, के प्रॉपर्टी को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए only the DNA is responsible. Who is responsible? So DNA is a genetic material, DNA is a transforming agent, DNA is used to transfer the information from one generation to the next generation. That means inheritance करने वाला जो material है, the molecule, molecular basis of inheritance ना, so मॉलिक्यूल है, कौन है वो, इनहेरिट करने वाला कौन है वो, डीएनए। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूव कर लिया गया। यस, आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर दीजिए। चलिए कर लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डीएनए। ओके, यस, वी नो दैट डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके नाउ वी हैव टू सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वैटसन एंड क्रिक, दीज आर द 2 साइंटिस्ट जिन लोगों ने डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज करके बताया। देखिए, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि 2 स्टैंड वाला होता है ये। 1 स्टैंड इसकी 5 टेम्पलेट टू 3 टेम्पलेट होगी। लुक एट हियर, 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड 5 to 3 end. Now the second one is the 3 to 5 end. Okay, so second one is 3 end to 5 end. So DNA में 2 strand है, 5 to 3, and second one is the 3 to 5. These strands are considered as, okay ना, just focus, only considered as anti-parallel. These strands are considered as, देखिए फोकस कीजिए, considered, नहीं तो आप बोलेंगे सर पैरेलल तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होते हैं ना, but these are the intersecting with each other. So for that one purpose I am saying you कि इन्हें सिर्फ कंसिडर्ड किया गया, तब माना गया सिर्फ और सिर्फ क्या, कि these are anti-parallel to each other. Why these are called anti-parallel to each other? Because we know that one direction, one is 5 to 3 and the second one is 3 to 5 prime, 5 prime to 3 template or 3 template to 5 template. For that one purpose we say the DNA strand is anti-parallel to each other. एक उधर से इधर जा रही है और इधर से उधर आ रही है, मतलब anti-parallel to each other. Okay, now the DNA double stranded है, helical structure है DNA में। अब डायरेक्टली अगर से हम देखेंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे हमारे कंटेंट पर, सॉरी, क्या डीएनए का केमिकल कंपोजिशन, व्हाट केमिकल कंपोजिशंस आर प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए। ओके ना, केमिकल कंपोजिशन। सो इन डीएनए फर्स्ट वन, पेंटोज शुगर is present in DNA, as we know that beta, I know very well, you people are the chemistry lover. Yes, आपको पता है कि पेंटोज मतलब कि क्या होता है, पेंटा 5 कार्बन। यस, ओके ना। सो इन डीएनए पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटोज शुगर? C5H10O4, दैट इज अ पेंटोज शुगर। डीएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। अब चलिए आप लोगों को बता ही दूं कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है तो वो कार्बोहाइड्रेट CHO कहलाएगा। ओके, सो डीएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। सेकेंड वन, डीएनए हैव phosphoric acid. DNA also have phosphoric acid. What is phosphoric acid or phosphate group? That is H3PO4. Okay, next one is
that is phosphoric acid, H3PO4. Second one is the 4 different nitrogen base pairs. Okay, in DNA 4 different nitrogen base pairs are present. कौन कौन से वो? That is adenine, thymine, guanine, and cytosine. Okay, so in DNA molecule there is a adenine, thymine, guanine and cytosine is also present. Yes, so adenine is represented by A, thymine is represented by T, similarly the guanine is represented by G and same cytosine for C. Now we have to know, हमें याद रखने की जरूरत है क्या कि always keep remember बेटा, ओके ना, क्या always adenine is complementary with thymine. एक किसका कॉम्प्लीमेंट है? थायमाइन का कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसके साथ लगकर आता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, यानी कि एडेनाइन थायमाइन का कॉम्प्लीमेंट है एंड थायमाइन एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट है. मीन व्हाट? दीज आर द टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विथ ईच अदर. सिमिलरली एडेनाइन एंड थायमाइन आर हेल्ड टुगेदर बाय अ डबल बॉन्ड. इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो क्या है यहाँ पर? डबल बॉन्ड कहलाएगा. क्या कहलाएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड. सिमिलरली guanine and cytosine are held together by a triple bond. यहाँ पर कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा. So in between the A and T there is a double bond is there and in between the guanine and cytosine there is a triple bond is there. यानी कि अब सपोज कीजिए अगर हम AT को ब्रेक करते हैं या हम GC को ब्रेक करते हैं. सपोज वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक राइट नाउ हियर, लेकिन हमसे सपोज करते हैं कि अगर हम ब्रेक करते हैं, व्हाट हैपन व्हेनेवर वी कट और ब्रेक बॉन्ड बिटवीन द AT एंड द बॉन्ड बिटवीन द GC. सो अमॉन्ग AT एंड द GC which one require an energy? That is we know that obviously each and every organ require an energy. Okay, तो यहाँ पर AT को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा एज कंपेयर टू द GC, बिकॉज वी नो दैट कि AT को कम एनर्जी लग रही है. क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ पर इट इज बाउंड बाय द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड है. सिमिलरली द गुआनाइन एंड साइटोसाइन इज हेल्ड बाय द ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से हेल्ड है. फॉर दैट पर्पस ये जो हो गए आपस में, इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू द AT. इज इट ओके? नाउ इफ यू ऑब्जर्व द डीएनए स्ट्रक्चर, सो इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. इसको जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है 360 डिग्री का होता है. यहाँ पर दो ग्रूव्स होते हैं डीएनए में. ये वाला जो ग्रुप कहलाएगा बेटा वो माइनर ग्रुप कहलाएगा एंड ये वाला मेजर ग्रुप कहलाएगा. दीज माइनर एंड मेजर आर अल्टरनेट टू ईच अदर. ये एक दूसरे के कैसे हो गए? अल्टरनेट टू ईच अदर हो गए. ओके, यस. देखिए, इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी डाउट, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना ना भूलें. हम बहुत ही जल्द आप तक अप्रोच होंगे और आपके सारे जो डाउट होंगे उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर करा देंगे. देखिए, एक मर्तबा क्या देखा गया? डीएनए डबल स्टैंडर्ड है. वन डायरेक्शन 5 to 3 एंड सेकेंड वन 3 to 5, जिसे हमने एंटी पैरेलल टू ईच अदर बोला गया. डीएनए के केमिकल कंपोजिशन देखा गया. तो केमिकल कंपोजिशन में वी फाउंड पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड 4 डिफरेंट नाइट्रोजन बेस पेयर. पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंपाउंड शुगर है, C5H10O4. Similarly, the phosphoric acid H3PO4 and the nitrogen base pair adenine, thymine, guanine, cytosine. A T के साथ बाइंड होगा with the help of a double bond. Similarly, G C के साथ बाउंड होगा with the help of a triple bond. Yes. Okay.